आज हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर एवं गवर्नर जनरल या वायसराय। ठीक। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसी के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कदम रखा था। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था, ये 1757 से 60 तक प्रथम कार्यकाल इसका था और इसका दूसरा कार्यकाल 65 से शुरू होता है और 57 तक रहता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना और 1765 में अवध में नवाब सिराजुद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की और मुगल बादशाह आलम शाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की 1765 में दीवानी दे दी। दीवानी का अधिकार कंपनी को दे दिया इसके नेतृत्व में। और 1765 में ही बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ और 1766 में इसने घोषणा की कि दोहरा भत्ता उन सेना अधिकारियों को दिया जाएगा जो बंगाल एवं बिहार सीमा क्षेत्र के बाहर सेवा दे रहे हैं। फिर दूसरा कार्यकाल आता है वारेन हेस्टिंग का। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, बहुत सारे क्वेश्चन वारेन हेस्टिंग के बारे में पूछा जाता है। तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में क्लाइव के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। साथ ही इलाहाबाद तथा कड़ा जिले को मुगल बादशाह से लेकर 50 लाख रुपए में अवध के नवाब सिराजुद्दौला को बेच दिया और ये सब अवध के नवाब के साथ 1773 ईस्वी तक की बनारस की संधि के बाद हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के सभी लोग आते थे। कलकत्ता के बाहर के विवादों का निपटारा यह अदालत तभी करती थी जब इसके लिए दोनों पक्ष सहमत थे। कलकत्ता में एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध तथा सलबाई की संधि 1782 इसी के शासनकाल में संपन्न हुई। वारेन हेस्टिंग के 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे की स्थापना की और इसके ही समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई। इसी के समय 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। फिर नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस एक महत्वपूर्ण नाम है आधुनिक भारत के इतिहास में। तो इसने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया गया। कॉर्नवालिस ने एक कॉर्नवालिस कोड संहिता बनाई थी। 1993 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, सेपरेशन ऑफ पावर। कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टरों से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया। अब उनके पास राजस्व संबंधी अधिकार ही शेष बचा था। कॉर्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायालयों के लिए एक नया पद जिला न्यायाधीश का सृजन किया जो सभी दीवानी मामले देखता था। इसने भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालतों की स्थापना की। कॉर्नवालिस को भारत के नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसने ही भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं। सिविल सेवा का गठन इसने ही इसी के काल में हुआ था। इन्हीं के दिमाग की उपज थी।
और इसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी थी। तृतीय मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में इसी के शासनकाल में हुआ। और 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल तथा बिहार में लागू की, जिसे अब जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था। तो अंग्रेज़ों ने 3 प्रकार की प्रणाली को लागू किया था: जमींदारी और अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो उसमें एक अस्थाई बंदोबस्त था। अब नाम आता है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर जो थे ये 1793 से 98 तक थे। तो सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 ईस्वी का एक चार्टर एक्ट पास किया। ये तटस्थ नीति का पोषक था और यह अपनी हस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया। फिर नाम आता लॉर्ड वेलेस्ली। ये 1798 से 1805 तक थी और इसने एक सहायक संधि प्रणाली का चालू की। इसी के नीति का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश प्रभुता की स्थापना करना था। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया और सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी एवं संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्त किया जाता था। हालांकि वेलेस्ली से पूर्व भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले फ्रांसीसी ने किया था। तो डुप्ले जो था वो सबसे पहले यही नीति अपनाया था, लेकिन उसके कंपनी उसका साथ ना दिया और उसको फ्रांस में वापस बुला लिया था। उसके ऊपर मुकदमा हुआ। फिर बाद में डुप्ले जीता। तो डुप्ले को न्यायालय ने यह फैसला दिया कि डुप्ले ने जो भी कदम उठाए थे वो राज्य हित में थे। इस आधार पर उसको छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। नहीं तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले फ्रांसीसियों का ही राज चलता। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद के निज़ाम थे। वेलेस्ली के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और 1799 में टीपू सुल्तान को हराने के पश्चात इसने मैसूर पर कब्जा कर लिया। 1799 में इसने मेहंदी अली नामक दूत को फारस के शाह के दरबार में भेजा था और लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा की भर्ती के लिए भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई। फोर्ट विलियम कॉलेज एक सिविल सेवा में जो ट्रेनिंग होती थी उसके लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई गई थी। वेलेस्ली बंगाल के टाइगर नाम से प्रसिद्ध था। फिर आता लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह 1805 में यह है, इसका दूसरा कार्यकाल था, किंतु 3 माह बाद गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो गई और यहीं इसकी कब्र बनी हुई है। सर जॉर्ज बार्लो 1805 में फिर इनका शासन आता है। इसने अहस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया और इसी के समय होलकर के साथ संगी राजपुरा घाट की संधि 1805 में हुई और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। फिर आते हैं अगला लॉर्ड मिंटो। मोरले और मिंटो दोनों बारी बारी से आते हैं, पर लॉर्ड मिंटो आते हैं प्रथम। ये 1807 से 13 तक रहते हैं। 1805 में मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, जहां अमृतसर की संधि हुई। इसके साथ समय में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ।
1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ और इसी ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को समाप्त किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं 1813 से लेकर के 23 तक। इसने अहस्तक्षेप नीति का अंत करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया और इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 गोरखा युद्ध लड़ा गया। इस समय में पिंडारियों का दमन हुआ। जॉन मेलकॉम ने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी है। इसके समय में पेशवा की संधि 1817 में सिंधिया के साथ संधि तथा 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि हुई थी। इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 का प्रारंभ गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा हुआ। रिले और मुनरो ये दो नाम हैं जो भूमि संबंधी कानूनों से जुड़े हुए हैं। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और इस्तेमारी कहो या जमींदारी। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक थे। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 लड़ा गया जिसमें बर्मी सेनाएं पराजित हुईं। 1826 में दोनों के मध्य यांडबो की संधि हुई। इससे कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्र का विस्तार हुआ। इसके समय में 1824 में बैरकपुर की सेना छावनी में विद्रोह हुआ जिसका कारण था भारतीय सैनिकों द्वारा बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार, क्योंकि समुद्र पार जाना इनके धर्म के विरुद्ध था। लॉर्ड विलियम बेटिंग आते हैं 1823 से 35 तक। फिर विलियम कैवेंडिश बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय न्यायालयों तथा दौरा न्यायालयों, सर्कल न्यायालय कहते हैं, दौरा न्यायालयों को इसने समाप्त कर और इसके स्थान पर संभागीय आयुक्त नियुक्ति किए गए। इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें स्थापित की गईं। बेटिंग ने तत्कालीन भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति का प्रशंसनीय कार्य किया था। तो सती प्रथा का अंत जो था विलियम बेटिंग ने किया था। बेटिंग ने सती प्रथा की समाप्ति हेतु बनाए गए कानून की धारा 17 को दिसंबर 1829 को लागू कर विधवाओं के जलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके पहले भारत में सती प्रथा लागू थी जो मरने के बाद विधवाओं को जला दिया जाता था। इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न देशों में क्षेत्रों में फैली थी। इसकी समाप्ति के लिए बेटिंग ने कर्नल स्टीमन तथा स्थानीय रियासतों में की मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बेटिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1835 में मैकॉले के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया और शिक्षा का माध्यम तथा उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी निश्चित की गई। सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 तक आते हैं। इसे समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना गया। और लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 36 से 42 तक, 1836 से 1842। इसके शासनकाल की प्रमुख घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 तक जो चला। ऑकलैंड ने भारत के विभिन्न स्कूलों में अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान की। इसने सभी प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उस क्षेत्र के प्रादेशिक भाषा रखी। 1839 में इसने मांडवी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शुरू करवाया। लॉर्ड एलनबरो 1842 ईस्वी से 44 तक थे।
इसके शासनकाल में 1842 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसके समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1843 था। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 तक आते हैं। भारत में इसका कार्यकाल प्रमुखता प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच स्मरणीय है, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और लाहौर पर अधिकार कर लिया। हार्डिंग द्वारा खोंड जनजाति द्वारा नर बलि देने की कुप्रथा का दमन किया गया, जो एक महान उपलब्धि थी। खोंड जनजाति जो थी वो नर बलि दिया करती थी। इसने सती प्रथा के प्रचलन पर भी प्रतिबंध लगाया। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 49 तथा 49 में पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय डलहौजी की प्रथम सफलता थी। इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा कि सिखों ने युद्ध मांगा है, यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने बर्मियों को पराजित कर लोअर बर्मा और पेंगू पर अधिकार कर लिया। डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यक्तिगत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स अर्थात राज्य हड़प नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। इसने तत्कालीन भारतीय रजवाड़ों को 3 भागों में बांट दिया। वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, ना ही किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट और पेशवा के नियंत्रण में थे, परंतु डलहौजी के समय में अंग्रेजों के अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। गोद लेना का मतलब किसी बच्चे को गोद लेना, जो कोई राजा है उसको कोई औलाद नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता था बिना इनसे पूछे, बिना अनुमति के। वे भारतीय रियासतें जो अंग्रेजों की बदौलत ही जीवित थीं, उनको गोद लेने का अधिकार ही नहीं था। इन सिद्धांत द्वारा प्रथम 1848 में सतारा का विलय किया गया, फिर 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर, 1850 में बघात और 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, जो झांसी की रानी लड़ाई लड़ी थी, फिर 1854 में नागपुर का विलय किया गया। 1853 में 1853 में हैदराबाद के निज़ाम पर धनराशि बकाया होने का आरोप लगाया गया, उससे बरार छीन लिया और 1856 में अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया तथा यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य कुछ क्रमवार हैं, इसको देखते हैं। सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बाघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध कुप्रशासन के आरोप में 1856। इसी के समय में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई जानी प्रारंभ की गई। रेलवे का विकास इसके प्रयासों का प्रतिफल था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और क्योंकि इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में 1853 में बम्बई से ठाणे का प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। डाक सुधार के क्षेत्र में इसने पहली बार भारत को डाक टिकटों का प्रचलन करवाया। 1854 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए एक एक महानिदेशक की नियुक्ति की गई। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। इसी के समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको ICS इंडियन सिविल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हुई। इसके समय में 1855 में संथाल विद्रोह भी हुआ। अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 62 तक रहते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल
तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो वायसराय अब जो गवर्नर जनरल जो था वो वायसराय कहा जाने लगा। 1857 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह इसी के काल में हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो था वो आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लड़ा गया था। भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में तथा बाद में बम्बई में तथा मद्रास में स्थापित हुए। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता, जिसको इंडियन पीनल कोड भी कहते हैं, 1858 में आवश्यक परिवर्तनों के साथ 1861 में लागू कर दिया गया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में आया, जिसमें गवर्नर काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। कैनिंग ने सैनिक और असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट का प्रचलन चलाया और सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में ही पास हुआ। सार्वजनिक सुधारों के तहत रेल लाइनें, सड़कों तथा नहरों का निर्माण कराया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसने भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी बताया। तो भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी बताने वाला कैनिंग ही थे। फिर आते हैं लॉर्ड एल्गिन, 1862 से 63 तक रहते हैं, यानी 1 साल। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी बहावियों के आंदोलन का दमन। बहावी आंदोलन हम बाद में देखेंगे, तो उनका दमन लॉर्ड एल्गिन ने किया था। इसके समय में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और 1863 में ही इनकी मृत्यु हो गई। फिर आते हैं सर जॉन लॉरेंस, 1864 से लेकर 69 तक रहते हैं। इसके समय में भूटान की महत्वपूर्ण युद्ध 1864 में हुआ, जिसमें भूटान पराजित हुआ अतः दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। 1865 में इसके द्वारा यूरोप के साथ दूर संचार व्यवस्था के लिए भारत व यूरोप बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। और अब आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भी एक महत्वपूर्ण नाम है इतिहास में। तो मेयो ने 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसने बजट घाटे को कम किया तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। 1871 में भारत में पहली बार जनगणना मेयो के ही समय में शुरू हुई थी, जो भारत की जनगणना हुई थी, और यह प्रायोगिक जनगणना थी जो रिपन के काल में 1881 में नियमित रूप से शुरू हुई। इसने बम्बई एवं मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी और इसी के समय भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। 1872 में मेयो की अंडमान में एक अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मेयो पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में कर दी गई थी। फिर आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 से 76 तक रहते हैं। इसके शासनकाल में 1872 का प्रसिद्ध कूका विद्रोह हुआ था। बंगाल एवं बिहार में भयानक अकाल पड़ा और 1873 में इसने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना। इसने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इसके समय में स्वेज नहर खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में वृद्धि हुई। स्वेज नहर के बारे में देखते हैं बाद में। स्वेज नहर एक आर्टिफिशियल नहर खुदवाई गई थी जो ब्रिटेन और भारत का सीधा संबंध जोड़ती थी। इसी के समय में 1800
1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड सप्तम भारत यात्रा पर आए थे। लॉर्ड लिटन आते हैं 1876 से 80 तक। इसके शासनकाल में भारत में भीषण अकाल पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत में पड़ा। इसके समय में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को एस.एन. बनर्जी ने आकाश में होने वाला वज्रपात कहा है। इसी के समय में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 21 से घटा करके 19 कर दी गई थी। तो ये लॉर्ड लिटन ने किया था। इसने कपास पर लगे आयात शुल्क को कम कर दिया गया था। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन। ये 1880 से 84 तक रहते हैं। इसे ग्लैडस्टोन के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया। 1881 का प्रथम फैक्ट्री एक्ट इसी के समय में पारित हुआ। रिपन के सुधार कार्यों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। यह भारतीयों को स्वायत्त शासन की शिक्षा देना चाहते थे, जिससे आगे चलकर वे स्वयं अपने शासन का भार संभाल सकें। चर्चित एल्बर्ट विधेयक 1883 में रिपन के समय प्रस्तुत किया गया। एल्बर्ट बिल पर हुए विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया और इसने नगरों में नगरपालिका का गठन किया। रिपन अपने बारे में प्रायः कहता था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, ना कि मेरे शब्दों से। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन। 1884 से 88 तक रहते हैं। डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। इसके शासनकाल की पूर्व घटना थी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। 1885 से 88 तक लड़ा गया। इसमें बर्मा पराजित हुआ तथा डफरिन ने बर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1886 ईस्वी में अवध और 1887 में पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। 1885 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापित किया गया और 1800 इसी के समय में 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से वायसराय के अधीन हुई थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था और A.O. ह्यूम ने इसका गठन किया था। जो A.O. ह्यूम जो थे वो एक रिटायर्ड सिविल सेवा अधिकारी थे। लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं 1888 से 94। लैंसडाउन ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था। इसने मार्टिमर डूरंड की अध्यक्षता में एक विशिष्ट मंडल अफगानिस्तान भेजा, जिनके प्रयास से 1893 में भारत व अफगानिस्तान के बीच एक रेखा निश्चित की गई, जो डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। और इसी के समय दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 लाया गया, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इसके समय में 1895 से 1898 तक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भीषण अकाल पड़ा। इसी के समय 1885 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई और 1896 में इसी के समय बम्बई में
बम्बई में प्लेग फैला। 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इसी के समय 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन, इनका भी नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। 1899 से लेकर 1905 तक थे। तो 1999 से 1900 के बीच जो अकाल पड़ा, इसमें कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग स्थापित किया और 1901 में सर कॉलिन स्टॉक मॉन्टफ्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया गया ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके। पुलिस विभाग में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID की स्थापना कर्जन के समय में हुई। 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और 1904 में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ी ब्याज पर उधार मिल सकता था। 1899 में भारतीय टंकन तथा पत्र मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पाउंड भारत में विधिग्राह्य बना दिया गया और इसका मूल्य 15 रुपये निश्चित किया गया। कर्जन ने किचनर से विवाद होने के कारण 1905 में त्यागपत्र दे दिया। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था। इसने 1905 में भारत लोक सेवा मंडल तथा रेलवे बोर्ड का गठन किया था। अब आते हैं लॉर्ड मेंटो। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी लॉर्ड मेंटो द्वितीय के समय। 1909 में SP सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त हुए थे और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 तक थे। इनके समय में 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया। 1911 में दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित करने की घोषणा की गई और इसी के समय 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। 1915 में इसी के समय गदर आंदोलन का प्रारंभ हुआ तथा डिफेंस ऑफ इंडिया अधिनियम पारित हुआ। 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया और 4 अगस्त 1914 को इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे और 1916 में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। अब अगला महत्वपूर्ण नाम आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 21 तक रहते हैं। इसके समय में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल और सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ और इसी के समय 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। 1917 में ही शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई और इसी के समय 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था और अलीगढ़ फिर 1919 में रोलैक एक्ट इसी के समय पारित हुआ। 1919 को ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920
इसी के समय की गई। 1920 ईस्वी के समय भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक, इसके समय में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और 1921 में भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह इसी के समय में हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। 5 फरवरी 1922 को लॉर्ड रेडिंग के शासनकाल में, रेडिंग के समय में 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया और 1924 में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। 9 अगस्त 1925 में काकोरी डकैती कांड रेडिंग के समय ही हुआ। अब आते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक, इसके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। फिर आता है 1928 में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है और इसी नेहरू रिपोर्ट के आधार पर संविधान का गठन की बात कही गई, संविधान सभा की। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया। 12 मार्च 1930 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, ये 1931 से 36 तक रहते हैं। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन लंदन में वेलिंगटन के समय में हुआ। इस समय सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ। 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। और वेलिंगटन के समय में ही दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ और 1 अगस्त 1933 में गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 4 अगस्त 1935 इसी के समय पास किया गया था। अब आता है लॉर्ड लिनलिथगो, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये। भारत में नियुक्त अंग्रेजी गवर्नर जनरलों में इसका कार्यकाल सबसे लंबा था और पहला आम चुनाव 1936 से 37 में हुआ। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 2 प्रांतों में समर्थन से बनाई और कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। और 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया और 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी। लिनलिथगो के समय 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन किसके समय में आया था? तो ये लिनलिथगो के समय में आया था। और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेवेल, ये 1944 से 47 तक रहते हैं वेवेल। फिर 1945 में शिमला समझौता इन्हीं के शासनकाल में हुआ। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार किया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 तक। वायसराय माउंटबेटन ने
जून थर्ड प्लान के अनुसार 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की और 7 अगस्त 1947 को संविधान सभा पाकिस्तान में जिन्ना को अध्यक्ष चुना और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन अगले वीडियो में।